गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पार्ट नंबर 9 प्रकाश, उसके अगले टॉपिक प्रकाश का परावर्तन एवं उसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश किरण जब किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाए तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तथा प्रकाश किरणें जिस माध्यम से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौटे उससे प्रकाश परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह के नाम से जानते हैं। अगला जो अपना पॉइंट है वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम तो हमने भी प्रकाश के परावर्तन की जो घटना पढ़ी उसमें सबसे पहले एक अपारदर्शी वस्तु जिसके यदि एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसको परावर्तक सतह कहा जाता है। अब इस परावर्तक सतह के ऊपर यदि कोई प्रकाश किरण इस प्रकार तिरछी आपतित होती है तो इस गिरने वाली प्रकाश किरण को सूर्य से आने वाली, मान लीजिए प्रकाश किरण है, गिरने वाली प्रकाश किरण को अपन आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, मान लीजिए PQ नाम की कोई आपतित प्रकाश किरण जो कि परावर्तक सतह के बिंदु O के ऊपर आपतित होती है। हमने भी बताया कि अपारदर्शी माध्यम से टकराकर प्रकाश किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो यह प्रकाश किरण मान लीजिए इस दिशा में पुनः लौट जाती है। वापस आने वाली जो प्रकाश किरण है उसको कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, मान लीजिए जाने वाली प्रकाश किरण को QR के नाम से जानते हैं, परावर्तित किरण। अब आपतित प्रकाश किरण एवं परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य अगर अपन परावर्तक सतह पर अभिलंब डालें तो ये परावर्तक सतह पर जो अभिलंब डाला जाए यदि जिसको MO मान लीजिए नाम का कोई अभिलंब है जो कि परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। अब आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण I के नाम से जानते हैं। इसको आपतन कोण I या कोण I के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच ये जो कोण है इसको परावर्तन कोण R कहा जाता है। परावर्तन कोण R। अब परावर्तन के जो दो नियम हैं, परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है, यानी तीनों ऊपर की ओर स्थित होते हैं। दूसरा जो नियम है आपतन कोण I एवं परावर्तन कोण R का मान सदैव बराबर होता है, लेकिन शर्त है कि प्रकाश किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होना चाहिए, यानी यह प्रकाश के पृष्ठ पर निर्भर करता है। लेकिन एक ही माध्यम के लिए आपतित कोण I एवं परावर्तन कोण R का मान सदैव बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। ये परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और दूसरा है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। तीसरा एक नियम और बनता है आपतित किरण आने वाली एवं परावर्तित किरण
दोनों की चाल एवं आवृत्ति भी समान होती है। चाल यानी आने वाली प्रकाश किरण अगर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर आपतित होती है तो जाते समय भी इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही होती है। मान लीजिए आने वाली प्रकाश किरण अगर 2 है, संख्या में आने वाली प्रकाश किरण है तो जाते समय परावर्तित प्रकाश किरण भी 2 ही रहती है, अर्थात इनकी संख्या भी समान होती है। तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण की चाल एवं आवृत्ति भी समान होती है। अगला जो अपना टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। अगला पॉइंट है परावर्तन के प्रकार, यानी परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः परावर्तन 2 प्रकार का है। एक पहला जो है वो है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जब आपतित होने वाली प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर आपतित होती है। आपतित होने वाली प्रकाश किरण जब किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक निश्चित दिशा में गमन कर जाता है। तो प्रकाश परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में गमन कर जाए तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश को किसी दर्पण पर गिराए अगर अपन तो वह टकराकर एक निश्चित दिशा में गमन करे तो उसको नियमित परावर्तन कहा जाता है। नियमित परावर्तन के लिए जो चित्र है वो इस प्रकार बनता है कि एक कोई चिकना पृष्ठ जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसको परावर्तक सतह या पृष्ठ कहा जाए और उसके ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उतना ही उसी दिशा में यानी निश्चित डिग्री कोण बनाकर वापस चली जाती है। इसी प्रकार मान लीजिए 2 प्रकाश किरण अगर आपतित होती है तो जाते समय भी 2 प्रकाश किरण परावर्तित होती है। तो यहाँ आपतित प्रकाश एवं परावर्तित प्रकाश की जो दिशा है वो निश्चित होती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और भी अगर प्रकाश किरण अगर इनके ऊपर डाले अपन तो परावर्तन के पश्चात भी उसी दिशा में ये प्रकाश किरणें गमन कर जाती है। तो जिनकी दिशाएं निश्चित हो या प्रकाश निश्चित दिशाओं में गमन करे तो उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। घड़ी के डायल के ऊपर अपन प्रकाश गिराकर किसी दूसरे के आंखों में जो प्रकाश डालने की जो प्रक्रिया है वो भी नियमित परावर्तन का उदाहरण है। दूसरा जो है वो है विसरित परावर्तन। जब प्रकाश स्रोत से आपतित होने वाली प्रकाश किरण किसी चिकने या किसी खुरदरे या असमतल पृष्ठ पर आपतित हो, प्रकाश स्रोत से आपतित होने वाली प्रकाश किरण जब किसी खुरदरे या असमतल पृष्ठ पर आपतित हो तो वह परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है या अनिश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है। इसे प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के विसरित परावर्तन के कारण ही हम दैनिक जीवन में पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। बंद कमरे में रोशनदान से होकर दीवार पर प्रकाश गिरने वाला जो प्रकाश गिरता है उसके कारण कमरे की जो अन्य दीवार है या कमरे की जो दीवार है संपूर्ण रूप से हमें चमकती हुई दिखाई देती है या पूरी पर प्रकाश जो दिखाई देता है वह भी विसरित परावर्तन के कारण होता है। दैनिक जीवन में सारी वस्तुएं अपन विसरित परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला देख पाते हैं क्योंकि वहां पर विसरित परावर्तन नहीं हो पाता है। तो परावर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन एवं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन इस प्रकार किसी खुरदरे या असमतल पृष्ठ जिसके एक तरफ पॉलिश की हुई है या वह पारदर्शी है उसके ऊपर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो अनिश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है।
इस प्रकार के जो परावर्तन है उसको मिश्रित परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अगला जो अपना टॉपिक है किताब का वो है परावर्तन की घटना को समझने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसको दर्पण कहा जाता है, वह दर्पण कहलाती है। तो अगला पॉइंट देखिए, दर्पण कितने प्रकार की होती है, दर्पण किस प्रकार प्रकाश का परावर्तन कर देती है, दर्पण कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में पढ़ते हैं। परावर्तन करना है तो हमें ऐसे पृष्ठ की आवश्यकता होगी जिसके एक तरफ पॉलिश की हुई हो। दर्पण कांच की एक सतह है, यदि किसी सतह है या यदि कोई ऐसी सतह है जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, कोई भी एक ऐसी सतह है जिसके यदि एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, चाहे वह रजत पॉलिश हो, चाहे वह सिल्वर की चांदी की पॉलिश की हुई हो, या हो सकता है एल्यूमिनियम की पॉलिश की हुई। अगर कांच की किसी सतह के एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसकी दूसरी सतह प्रकाश के परावर्तन का कार्य करती है, जिसे दर्पण कहा जाता है। यदि किसी सतह के एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसकी दूसरी सतह प्रकाश का परावर्तन कर देती है, इस सतह को दर्पण कहते हैं। और इसके लिए पॉलिश के लिए रजत पॉलिश हो सकती है, सिल्वर पॉलिश या एल्यूमिनियम की पॉलिश या किसी विशेष प्रकार का रंग कर दिया जाता है। अब दर्पण जो है वो उसके ऊपर प्रकाश किरण गिरेगी तो वह उसका परावर्तन करेगी। लेकिन दर्पण कितने प्रकार की होती है, पहले दो प्रकार की, एक समतल दर्पण। क्या हुआ सर? तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक समतल दर्पण और दूसरी गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की परिभाषा, ये किस प्रकार वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाती है उससे संबंधित विशेषताएं ये पढ़ते हैं। तो समतल दर्पण, यदि कांच की किसी समतल सतह, कांच की किसी समतल सतह के यदि एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसकी दूसरी सतह प्रकाश के परावर्तन का कार्य करती है। यदि प्रकाश की समतल सतह की एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसकी दूसरी सतह प्रकाश के परावर्तन का कार्य करे तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। किसी भी दर्पण पर, किसी भी लेंस के ऊपर जो प्रकाश किरण है वह कभी भी अभिलंबवत आपतित नहीं होती है। यदि प्रकाश किरण को आप अभिलंबवत आपतित करते हैं तो उसके परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना होती हुई हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए विशेष रूप से या ज्यादातर अपन प्रकाश किरणों को दर्पण पर या लेंस पर तिरछा ही गिराते हैं। तो समतल सतह है कि यदि एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो उसकी दूसरी सतह प्रकाश के परावर्तन का काम करे तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। हमारे घर में जो चेहरा देखने के लिए जो शीशा है वह समतल दर्पण का ही उदाहरण होता है। तो समतल दर्पण, अब समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता है। तो समतल दर्पण के सामने मान लीजिए अपन कोई वस्तु रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ अपन P शब्द सामने बना हुआ है या रखते हैं या कागज पर अंकित करते हैं, तो इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण जब इस समतल सतह के ऊपर आपतित होती है, यानी ये आपतित किरण है, तो समतल सतह या समतल दर्पण इसका परावर्तन कर देती है। मान लीजिए दूसरी प्रकाश किरण समतल सतह से इस प्रकार दूसरी बिंदु पर आपतित हो तो यह भी अपनी इस दिशा से परावर्तित हो जाती है। लेकिन ये दोनों प्रकाश किरण जब हमारी आंख में यहां प्रवेश करती है, आंख में यदि दोनों प्रकाश किरण प्रवेश करें तो यह प्रकाश किरण हमें पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश किरण हमें पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। और जिस बिंदु से ये प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ हमें
इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन समतल दर्पण से जो बना हुआ प्रतिबिंब है, इस समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है? पहला जो पॉइंट है वो है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी एवं वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी एवं वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि समतल दर्पण के सामने बिंब जितनी दूरी पर स्थित है, मान लीजिए दर्पण से यह 1 मीटर की दूरी पर स्थित है कोई वस्तु, तो जो इसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है वो दर्पण के अंदर 1 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, अर्थात दर्पण के सामने बिंब जितनी दूरी पर स्थित होता है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। अगली विशेषता, अगर आप इस वस्तु को दर्पण की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर ही आता है। अगर अपन इस वस्तु को दर्पण से दूर ले जाएं तो प्रतिबिंब भी वस्तु से दूर जाता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात जब समतल दर्पण के सामने बिंब को आगे की ओर लाया जाए तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर ही बनता हुआ प्रतीत होता है, और यदि वस्तु को दर्पण से दूर ले जाया जाए तो प्रतिबिंब भी दूर जाता हुआ प्रतीत होता है। अगला जो पॉइंट है यह है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का दायां भाग बायां एवं बायां भाग दायां दिखाई देता है। समतल दर्पण के सामने अगर अपन मान लीजिए ये पूरी समतल दर्पण है, इसके सामने अपने हाथ को इस प्रकार रखें तो जो हमें प्रतिबिंब दिखता है उसका विपरीत प्रतीत होता है। यानी समतल दर्पण का ये वाला भाग मान लीजिए आप दायां मानते हैं और इधर वाला मान लीजिए बायां मानते हैं, तो आपको यह दायां वाला तो हो जाता है कि इस तरफ बायां और बायां वाला हो जाता है दायां। अर्थात समतल दर्पण से किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका दायां भाग बायां एवं बायां भाग दायां दिखाई देता है, इसलिए इसे पार्श्व परावर्तन भी कहते हैं। इसलिए इसे पार्श्व परावर्तन भी कहा जाता है। समतल दर्पण के सामने बिंब जितनी दूरी पर है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है, इसलिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इनफिनिटी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वो उस वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास 6 मीटर लंबी कोई वस्तु है और उसे आपको समतल दर्पण के अंदर पूरी देखनी है, संपूर्ण रूप से देखनी है, तो आपको जो दर्पण की आवश्यकता होगी वो इसकी आधी यानी 3 मीटर लंबी समतल दर्पण के अंदर उसको आसानी से देखा जा सकता है। अपने जो ड्रेसिंग टेबल है उसके अंदर जो दर्पण लगी होती है वो समतल दर्पण है। उस समतल दर्पण के सामने जब अपन खड़े होते हैं तो 6 फीट का जो आदमी है उसको अपने पूरे शरीर को देखने के लिए जो ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा है या दर्पण जो है उसकी लंबाई उसकी आधी होनी चाहिए, यानी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 2016-17 के अंदर जो सेकंड ग्रेड की साइंस सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि 3 मीटर लंबी किसी वस्तु को समतल दर्पण में पूरी देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो उसकी आधी लंबाई होनी चाहिए, मतलब 1.5 मीटर लंबाई होनी चाहिए। समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का दायां भाग बायां एवं बायां भाग दायां दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, आभासी बनता है। अब एक शब्द है आभासी और एक होता है वास्तविक।
ऐसा प्रतिबिंब जिसमें दो या दो से अधिक प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। जब परावर्तित प्रकाश में दो प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और अगर प्रकाश किरण केवल मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी या जिसका दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटे या बड़े हो सकते हैं। समतल दर्पण के सामने अगर एबीसीडी के विभिन्न कैपिटल अक्षरों वाले एबीसीडी के विभिन्न अक्षरों को रखा जाए तो उनमें से बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जो समतल दर्पण के सामने जिस प्रकार का उनको रखा जाएगा उनका प्रतिबिंब भी उसी प्रकार का दिखाई देता है। समतल दर्पण, दो समतल दर्पण अपने पास हो और उसके बीच में अगर अपन कोई किसी वस्तु को रखें तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे उनको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, वो आपको बताएंगे। इसमें समतल दर्पण से संबंधित परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु की पूरे चित्र को देखने के लिए हमें कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब आपके सामने इसे संबंधित जो न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, वो अपन हल करेंगे।